Important श्लोक्स ऑफ चैप्टर नंबर 13, दोष उपक्रमणीय अध्याय। श्लोक नंबर 1, वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु स्वाद्व अम्ल लवणोष्णानि भोजयानि अभ्यंगमर्दनम। वैसे तो उसके तीनों श्लोक याद करने चाहिए क्योंकि ये वात की पूरी चिकित्सा है, बट अगर तीनों नहीं हो सकते तो फर्स्ट श्लोक इज इम्पॉर्टेंट। देन उसी तरह पित्तज चिकित्सा जो है 4 to 9 दी गई है। पित्त की चिकित्सा चैप्टर नंबर 13 में 4 to 9 दी गई है, तो उसका जो है श्लोक नंबर 4 जो है वो कर सकते हैं। देन कफ की चिकित्सा 10 to 12 दी गई है, तो उसमें 10 श्लोक जो है उसे लर्न कर सकते हैं। श्लोक नंबर 10, श्लेष्मनो विधिना प्रयुक्तम तीक्ष्ण वमन विरेचनम अन्नम रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्णम कटु तिक्त कषायकम। नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 एज अ श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वात पित्त ऐसे संसर्ग अवस्था में दोष है तो हमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अकेले दोषों की चिकित्सा दी है ना, वात की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा और कफ की चिकित्सा। बट अगर वात पित्त संसर्ग रूप में है तो हमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए, तो हमें ग्रीष्म ऋतु की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। उसी तरह अगर कफ वायु का संसर्ग है तो हमें वसंत ऋतु की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, इस ऋतु में कैसा उपचार करना है इसके लिए आपको चैप्टर 3 रेफर करना पड़ेगा, ऋतुचर्या अध्याय। ठीक है, उसी प्रकार अगर कफ पित्त का संसर्ग है तो शरद ऋतु की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। तो कफ पित्त के संसर्ग में शरद ऋतु की तरह चिकित्सा, कफ वायु के संसर्ग में वसंत ऋतु की चिकित्सा और वात पित्त में ग्रीष्म ऋतु की तरह चिकित्सा करने को कहा गया है। नेक्स्ट आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर 17 एंड श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 17 इज कि किस तरह से दोष कोष्ठ से शाखा में कैसे चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 17 एंड 18, ये आपको एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा कारण जो है वो दोषों को कोष्ठ से शाखा में ले जाता है। उसी तरह श्लोक नंबर 18 भी कि शाखा से वो कोष्ठ में किस तरह से गमन करते हैं। तो दोनों ही, शाखा से कोष्ठ, कोष्ठ से शाखा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है 17 और 18 श्लोक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट श्लोक इज इसी चैप्टर में आपको वात पित्त कफ की चिकित्सा बताने के बाद आम के बारे में बताया गया है। तो श्लोक नंबर 23 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब दोष स आम अवस्था में और कब निराम अवस्था में, ये हम तभी जान सकते हैं जब हमें ये श्लोक आता हो। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठेव मल संग अरुचि क्लमा। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप, कोई भी दोष है और ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप स आम लक्षण समझिए। अदरवाइज निराम की, ये बिना आम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर आम इन्वॉल्व है तो चिकित्सा बिल्कुल अलग है और अगर आम इन्वॉल्व नहीं है तो चिकित्सा अलग है। तो इसलिए ये जानना एक पिशक के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आम के लक्षण ऊष्मनो अल्प बलत्वेन। श्लोक नंबर 25, धातु मात्यम पाचितम दुष्टम अमाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है, आप सबको ही पता है कि औषध काल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो श्लोक नंबर 37, औषध काल, कि औषध काल कितने होते हैं, आचार्य वाग्भट ने कितने माने हैं। ठीक है, तो 10 औषध काल आचार्य वाग्भट ने माने हैं श्लोक नंबर 37 में। हो सके तो 38, 39, 40 और 41 पूरा ही श्लोक याद हो जाए तो हम औषध काल लिखने में गलती नहीं कर सकते हैं, बट जिनको नहीं होता है वो कंडीशन लिखने के बाद कि कब क्या यूज़ करना चाहिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 38, 39, 40 एंड 41 चारों ही श्लोक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि औषध काल की अवस्था में हमें कौन सा जो है कौन सी डिजीज़ में कौन सा औषध काल यूज़ करना है। जैसे अगर किसी पेशेंट में कफ उद्रेक है, कफ बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है, तो उस व्याधि में या उस रोगी में हमें, और रोगी प्लस बलवान भी हो, चाहे रोग बलवान हो चाहे रोगी बलवान हो, तो उसमें हमें अन्न अवस्था में जो है औषध का प्रयोग करना चाहिए। अन्न अवस्था अर्थात कि बिल्कुल खाली पेट। उसी तरह अगर खाने के जस्ट पहले हमें करना चाहिए अगर अपान वायु विगुण है, और अगर उसी तरह समान वायु की विकृति है तो खाने के मध्य में, यानी कि आप भोजन कर रहे हैं उसके मध्य में आपको औषध देनी चाहिए पेशेंट को। और अगर खाने के अंत में कौन सी वायु में देंगे, व्यान वायु में। फिर से अपान है तो खाने के जस्ट पहले, समान है तो भोजन के मध्य में, और अगर व्याने अंते और अगर व्यान वायु की विकृति है तो भोजन के जस्ट बाद में हम इसे ले सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं सायं आशे तो उत्तरे। ये तो था प्रातःकाल के भोजन के बाद जो है आप व्यान में मेडिसिन लीजिए, बट अगर सायंकाल भोजन के बाद अंत में जो है उदान की
उदान वायु उत्तरे, उत्तरे मतलब ऊपर की ओर मतलब कहाँ, ये उदान वायु, ठीक है। तो कौन सी उदान वायु, तो उदान वायु की अगर विकृति है तो सायंकाल के भोजन के बाद लीजिए। आई रिपीट, व्यान वायु की विकृति हो तो प्रातः काल के भोजन के बाद मेडिसिन देनी है, और अगर उदान वायु की विकृति है तो शाम के भोजन के बाद जो है आपको अन्न काल औषध काल रखना है। नेक्स्ट, ग्रास अंत्यो प्राणी प्रदुष्टे, तो बोले अगर प्राण वायु की दुष्टि है तो हर ग्रास मतलब हर नेवाले के जो बीच में औषध लें। इसके अलावा अगर मुंह विष, सर्दी, हिदमा, त्रिट, श्वास, काशिशु, मुंह औषध लेनी है जब पेशेंट को विष है, विष से ग्रस्त है, सर्दी हो रही है या हिक्का है, तृष्णा है, श्वास है, कास है, तो बार बार औषध का प्रयोग करना है। और अरुचि है अगर तो योज्य संभोज्य वैश्य, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण हो गया तो हम वो औषध में ही खाने में ही मिक्स करके देते हैं, ठीक है। तो अरुचि में विभिन्न व्यंजनों के साथ औषध मिलानी चाहिए। इसके अलावा अगर कंप, आक्षेप और हिक्का हो तो सामुद्ग स्वरूप में औषध देनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सामुद्ग क्या होता है, तो औषध को भोजन के पहले और बाद में लेने से, ठीक है। सामुद्ग एक्चुअली होता है ढकना, तो भोजन को औषध को लिया तो भोजन के पहले और फिर बाद में, जब आपने भोजन कर लिया उसके बाद भी वही औषध ली, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सामुद्ग औषध कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भोजन औषध से ढक गया है, पहले मेडिसिन ली, देन आपने खाना खाया, उसके बाद फिर मेडिसिन ली, तो उस औषध से ढक गया है, तो एक तरह से संपुट ढक्कन जैसा बन गया है, बंद हो गया है अन्न उसमें, ऐसा समझ लीजिए, इसलिए इसे सामुद्ग कहा गया है। बट सामुद्ग औषध का प्रयोग हम कब करते हैं, जब पेशेंट में ट्रेमर्स हो, कंप हो, आक्षेप हो और हिक्का हो, ठीक है, तो तब हम उस समय जो है सामुद्ग स्वरूप में औषध देते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में हम रात्रि के समय जो है औषध का सेवन करवाते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट श्लोक जो हैं यही हैं, ठीक है।